नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित की। यूरोप पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। उत्तर पश्चिमी कांगो में नाव पलटने से कम 86 लोगों की मौत। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया। और लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अब से कुछ देर पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पिछले 3 दिनों से जारी गहन चर्चा और राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में औपचारिक बातचीत के बाद आज सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। हमारी काठमांडू संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकते हैं। नवनियुक्त प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने के लिए जेन जेड प्रतिनिधियों सहित अपनी नई टीम का गठन करेंगी। इस बीच नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने बताया है कि जेन जेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं में 36 लोगों की जान चली गई। मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा ने बताया कि देश भर के विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर के 52 विभिन्न अस्पतालों में 284 लोगों का मुफ्त इलाज चल रहा है और 1771 घायलों का उपचार किया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी है, लेकिन यूक्रेन विवाद के कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज मॉस्को में संवाददाताओं को बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत संभव है, लेकिन फिलहाल ये स्थगित है। श्री पेस्कोव बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की टिप्पणियों से भी सहमत थे। लुकाशेंको ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय संघ के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया था। श्री पेस्कोव ने कहा कि यूरोपीय देश शांति प्रक्रिया के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। रूस ने पोलैंड से बेलारूस के साथ सीमा बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ये आह्वान पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क द्वारा गुरुवार को पूरी सीमा बंद करने की घोषणा के बाद आया है, जिसमें रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास जेपर्ड 2025 का हवाला दिया गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड के इस कदम का उद्देश्य यूरोप में तनाव बढ़ाना है और इससे क्षेत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान होगा। कांगो के इक्वांटियोर प्रांत में एक नाव दुर्घटना में 86 लोगों की मौत हो गई है। कल रात हुई दुर्घटना में अधिकांश पीड़ित विद्यार्थी थे। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय मीडिया के अनुसार यात्रियों की अधिक संख्या और रात के नेविगेशन को दुर्घटना का कारण बताया गया है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। एक रिपोर्ट। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की है। इस डिजिटल सहायक का नाम डिएला रखा गया है, जिसका अर्थ सूर्य है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा है कि डिएला को सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उन्हें 100% भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में जमा किया गया प्रत्येक सार्वजनिक धन पूरी तरह से पारदर्शी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि निविदा प्रक्रिया में सभी सार्वजनिक खर्च 100% स्पष्ट हों। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। अमेरिका में रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति को आज हिरासत में लिया गया। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने बताया कि संदिग्ध की पहचान 22 वर्षीय टाइलर रॉबिन्सन के रूप में की गई है, जो यूटा का ही रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी किर्क की कल यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गवर्नर कॉक्स ने कहा है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आगे की जांच अभी जारी है। ब्रिटेन आधारित क्रॉनिकल की समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है और गैर न्यायिक हत्याएं हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश जैसे आतंकी गुट सरकारी संरक्षण के तहत काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि खुजदार और मस्तुंग में आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और भर्तियां की जा रही हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्पित इन आतंकियों ने बलूच के लोगों, शिया समूह और नागरिक समाज को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में ऐसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक तंत्र को आरोपी बताया गया है। जबरन गायब किए गए लोगों के परिजन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की संसद ने 2026 के बजट के लिए समय सारणी तय कर दी है। विनियोग विधेयक 26 सितंबर को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायक 7 नवंबर को बजट भाषण देंगे। विनियोग विधेयक पर चर्चा 8 से 14 नवंबर तक चलेगी और मतदान 14 नवंबर को होगा। समिति स्तर की चर्चा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी और 5 दिसंबर को ही अंतिम मतदान होगा। जापान की शतायु लोगों की आबादी ने 99,000 से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 100 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या लगातार 55वें वर्ष बढ़कर रिकॉर्ड 99,763 हो गई है। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के अनुसार 100 या उससे अधिक आयु के लोगों में लगभग 88% महिलाएं हैं। ये डेटा ऐसे समय जारी किया गया है जब जापान अगले सप्ताह वृद्धों के सम्मान दिवस की छुट्टी मनाने जा रहा है। 2024 में जापानी लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 87.13 और पुरुषों के लिए 81.09% थी। जापानी सरकार ने 1963 में शताब्दी सर्वेक्षण शुरू किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस शेफोविच और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त क्रिस्टोफ हेंसेन के साथ बातचीत की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों नेता एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता करने, व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोलने और भारत तथा यूरोपीय संघ के साझा विकास के अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती। शुरुआत हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से, जहां लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने भारत के ही आयुष शेट्टी को हराया। सेन का सामना अब तीसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चो तिएन चेन से होगा। इससे पहले सात्विक और चिराग ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को हराया। सात्विक चिराग का अगला मुकाबला ताइवान के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग वी की जोड़ी से होगा। उधर दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 161 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ओमान ने दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन बनाए हैं। ग्रुप बी में कल बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। इस बीच डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने स्विट्जरलैंड पर दोहरी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। स्विट्जरलैंड के बील में खेली जा रही प्रतियोगिता में दक्षिणेश्वर सुरेश ने सिंगल्स में मेजबान टीम के जेरोम किम को 7-6, 6-3 से हराया, जबकि सुमित नागल ने मार्क एंड्रिया हसलर को 6-3, 7-6 से पराजित किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुडा ने इंग्लैंड के लिवरपूल में चल रही विश्व चैंपियनशिप में आज इंग्लैंड की एलिस पम्फ्री को हराकर 48 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही मीनाक्षी ने प्रतियोगिता में देश का चौथा पदक पक्का कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित की। यूरोप पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। उत्तर पश्चिमी कोंगो में नाव पलटने से कम 86 लोगों की मौत। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया। और लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।